साथियों, एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है नवजीवन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जीएस ऑफिशियल नवजीवन में। और आज बारी है क्वेश्चन आवर एट 9 PM की 13वां सेट 13 सेट नंबर है। और आज देखेंगे हम लोग आर सेक्शन का 20 महत्वपूर्ण सवाल, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर मैं आया हूं आपके लिए। तो चलिए नजर डालते हैं आज के इस क्वेश्चन आवर पर। और ये आपका पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। कहता है, प्राचीन काल में निर्मित विश्वविद्यालयों में से सबसे पहले किसका निर्माण किया गया? तो ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। किसका निर्माण सबसे पहले किया गया? नालंदा विश्वविद्यालय का, विक्रमशिला का, तक्षशिला का या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का? तो ध्यान रखेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण 450 से 470 के करीब में हुआ था, ये ध्यान देंगे। और इसका निर्माण किया था गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने। तो ध्यान रखेंगे, कुमार गुप्त प्रथम। जबकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय बना था धर्मपाल के द्वारा, धर्मपाल जो पाल वंश के शासक, और इसका निर्माण किया गया था इंपॉर्टेंटली 8वीं शताब्दी में। किन शताब्दी में? तो 8वीं शताब्दी में। तो ध्यान रखेंगे 8वीं शताब्दी, ये याद रखना है, 8वीं शताब्दी में। तो 8वीं शताब्दी में ये बना। मतलब क्या है कि ये बना नालंदा विश्वविद्यालय के बाद, जबकि तक्ष विश्वविद्यालय का निर्माण भरत ने कराया था राजा तक्ष के नाम पर। और ये बना था 6ठी से 7वीं BC में। 6ठी शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी BC में। तो ये BC में चले गए, ईसा पूर्व में। और इसलिए इन तीनों में सबसे पहले बनने का बात जो आता है वो तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंधित है। यहीं पर चाणक्य ने अध्ययन किया था, यहीं पर चाणक्य बाद में प्राचार्य के रूप में भी काम किया। और ध्यान रखना है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। तो ध्यान रखेंगे, प्राचीन भारत की भी पहली विश्वविद्यालय है। लेकिन ध्यान देंगे, वर्तमान में भारत की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। जबकि 1916 में BHU का गठन किया गया था पंडित मोहन मालवीय के द्वारा। तो ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU 1916 में। तो ये सबसे बाद में, और सबसे पहले तक्षशिला विश्वविद्यालय। चलिए दूसरा सवाल आपके लिए स्क्रीन पर है, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है, इनमें से कौन सा स्थल जो है वो रोम, भारत और रोम के बीच व्यापारिक संबंधों को प्रमाणित करता है? कुम्हरार जो पटना में है, अतरंजी खेड़ा जो यूपी में है, अरिकामेडु जो पौंडीचेरी में, और हस्तिनापुर जिसको दिल्ली कहते हैं। तो ध्यान देंगे कि इसका जो साक्ष्य मिलता है वो अरिकामेडु से मिलता है। अरिकामेडु पुदुचेरी में है। और पुदुचेरी में जब अध्ययन हुआ तो यहां से रोमन सिक्के, रोमन बस्ती, रोमन मृदभांड, ये सब साक्ष्य में मिला। और रोमन सिक्के का मिलना यह प्रमाणित करता है कि निश्चित तौर पर भारत से रोम का व्यापार होता होगा। जबकि अतरंजी खेड़ा एक महत्वपूर्ण स्थल है यूपी का, और यहां से सर्वाधिक लोहे का औजार प्राप्त हुआ है। लोहे का औजार, हथियार जिसको कह सकते हैं। और इस रूप में अतरंजी खेड़ा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुम्हरार जानते होंगे, मौर्य शासक चंद्रगुप्त का राज प्रसाद है यहाँ पर। जो आप कुम्हरार पार्क जाते होंगे तो वो महल का अवशेष दिखाई पड़ता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा सवाल आपके लिए स्क्रीन पर है। कहता है, इनमें से कौन मूर्ति कला पूर्णतः स्वदेशी है? तो मूर्ति कला के निर्माण की प्रक्रिया में गंधार कला, मथुरा कला, ये दो कला का नाम आता है। तो ध्यान देंगे, कह रहा कि कौन सा स्वदेशी है, पूर्णतः भारत में विकसित कला। तो ध्यान देंगे इसका आंसर मथुरा कला है। मथुरा कला पूर्णतः स्वदेशी है। जबकि गंधार कला की बात करें तो गंधार कला हिंद और यूनानी कला का मिश्रण है। तो ध्यान रखना है, हिंद और यूनानी। यूनानी मतलब क्या? तो विदेशी जो ग्रीक से आए थे, और इन दोनों के मिश्रण से गंधार कला बना। और गंधार कला में पहली बार बुद्ध भगवान की मूर्ति बनाई गई थी, जो यूनानी देवता अपोलो के समान दिखाई पड़ता था। तो ध्यान रखना इसको। तीसरा सवाल आगे जो चल रहे हैं, चौथा नंबर आपके लिए स्क्रीन पर, बहुत इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का सवाल है। कहता क्या है कि विश्व का सबसे गर्म स्थान वाला स्थान किस महादेश में है? एशिया में, अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में या उत्तर अमेरिका में? तो ध्यान देंगे कि विश्व का सबसे गर्म स्थान अल अजीजिया को माना जाता है। अल अजीजिया, और ये अल अजीजिया है
लीबिया में। तो ध्यान रखेंगे लीबिया में, और लीबिया एक अफ्रीकन कंट्री है जो नॉर्मली अफ्रीका महादेश में है। तो याद रखेंगे कहाँ है, अफ्रीका में। और यहाँ का टेम्परेचर जो होता है, ये टेम्परेचर मैक्सिमम जो जाता है वो 58.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, और इसलिए इसको दुनिया का सबसे गर्म स्थान माना जाता है। तो याद रखेंगे इसको, लीबिया, अफ्रीका, अल अजीजिया को। चलिए अगला सवाल जो 5वां आपके स्क्रीन पर है, क्या कहता है, ध्यान दीजिए। कहता है कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिमी भाग किसका हिस्सा है, दक्षिण अमेरिका का, अफ्रीका का, ऑस्ट्रेलिया का या यूरोप का। तो दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिमी भाग, मतलब अगर इसको देखें भारत, तो भारत ऐसे है, तो ये पश्चिमी भाग है, ये पश्चिम है, और इधर पूर्वी भाग है। और भारत जो हम पढ़ते हैं महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जो अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था, कहा था महाद्वीप टूटे और एक दूसरे से दूर होने लगे। तो इसी क्रम में जो टूटा, तो यहाँ का टुकड़ा टूट करके अफ्रीका की तरफ चला गया, इधर का टुकड़ा टूट करके ऑस्ट्रेलिया की तरफ गया। यहाँ पर जो कोन है, यह अफ्रीका के हॉर्न ऑफ अफ्रीका का निकला हुआ भाग है, मतलब ये जुटा होगा तो ये अफ्रीका से कनेक्ट रहा होगा, लेकिन टूटने के बाद अफ्रीका दूर हो गया, इसलिए इसको हम अफ्रीका का ही हिस्सा मानेंगे। मतलब अफ्रीका महादेश और एशिया पहले जुड़ा हुआ था, इसी के टूटने से एक भाग अफ्रीका महादेश में और एक भाग एशिया में बना, और ये भाग जो था अफ्रीका का और भारत का पश्चिमी प्रायद्वीपीय भाग कनेक्ट था, जुड़ा हुआ था। तो आंसर जो हो रहा है वो अफ्रीका महादेश। चलिए अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, कहता है कि किस अधिनियम के तहत विधि आयोग का गठन किया गया और दास प्रथा को गैर कानूनी माना गया। तो ये एक अधिनियम आया था, जो अधिनियम था इंपॉर्टेंटली 1833 का अधिनियम। कौन सा अधिनियम, 1833 का अधिनियम। तो ध्यान रखना इसको, 1833 के अधिनियम के द्वारा पहली बार विधि आयोग का गठन किया गया और दास प्रथा को कानूनी रूप से अमान्य माना गया। तो ध्यान रखेंगे, जबकि 1853 में एक इंपॉर्टेंट काम किया गया था, जिसमें गवर्नर के जो परिषद थे उसमें विधायी शक्ति को प्रशासनिक शक्ति से अलग किया गया। तो 1853 में, जबकि 1813 में कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। कंपनी का जो अधिकार था उसको समाप्त किया गया और अधिकार चला गया ब्रिटिश क्राउन को। जबकि 1861 के अधिनियम को हमने कहा है स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो याद रखेंगे, यहीं से स्वतंत्रता का बीज शुरुआत होता है भारत में। तो याद रखना है कि ये जो अधिनियम आया था जिसमें विधि आयोग का गठन और दास प्रथा को गैर कानूनी बनाया गया, वो 1833 का अधिनियम था। चलिए 7वां सवाल आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है, कहता है ज्ञानी मानव का विकास या उद्विकास किस काल में हुआ। ज्ञानी मानव मतलब होमोपेसी, जो मानव आज है, निम्न पुरापाषाण काल में, मध्य पुरापाषाण काल में, उच्च पुरापाषाण काल में, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे कि ये एक इंपॉर्टेंट फेज है जहां पर इंपॉर्टेंट काम हो रहा है। तो ध्यान देंगे कि ये जो काल है पाषाण काल का, वो 30 लाख बीसी से शुरू होकर ये चलता है और आता है 10,000 बीसी तक। तो ध्यान रखना है, और यही पूरा पाषाण काल का काल है, जिसमें निम्न पूरा पाषाण काल 30 लाख बीसी से शुरू होकर 1 लाख बीसी तक, 1 लाख बीसी तक, जबकि मध्य पाषाण काल 1 लाख बीसी से शुरू होकर 40,000 बीसी तक, और यहां पर 40,000 बीसी से शुरू होकर 10,000 बीसी तक। तो ये कार्यकाल है, पाषाण काल काम कर रहा था। जबकि आपको पूछा गया है कि होमोसेपियंस ज्ञानी मानव कब बना, तो जब पाषाण काल का जो पूरा पाषाण काल है अंतिम दौर में था, तो उच्च पूरा पाषाण काल में आते आते मानव का विकास हो चुका था, ज्ञानी मानव उद्योग हो चुका था। और यहाँ पर एक उद्योग चल रहा था आग को जलाने की, जिसको चकमक उद्योग कहते थे। तो चकमक उद्योग यहाँ आया, जबकि यहाँ पर बटिकास उद्योग का सबसे ज्यादा विकास दिखाई पड़ता है, जिसमें पत्थरों के खिलौने बनाए जाते थे। जबकि निम्न पुरापाषाण काल में एक हैंडेक्स का प्रयोग होता था, जो हष्टकुथारा कहते थे, और हैंडेक्स संस्कृति के रूप में जाना जाता था। तो ध्यान रखेंगे कि होमोसेपियंस का डेवलपमेंट किसमें, तो उच्च पूरा पाषाण काल में। चलिए 8वां सवाल आपके स्क्रीन पर, कहता है इनमें से कौन सही सुमेल है, जो मैच कराना है उसमें कौन सही है। पशुपालन का साक्ष्य भीमबेटका से मिला, नहीं,
भीमबेटका से शैल आश्रय का साक्ष्य मिला था, पशुपालन का साक्ष्य मिला था बागोर से और आदमगढ़ से। तो याद रखना है ये इंपॉर्टेंटली, जबकि कृषि कार्य का साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला, ये पाकिस्तान के पार्ट में है। तो यहां पर आंसर ये सही है, बी, ये सही सुमेल है। हिरन की हड्डी कहां से मिली? तो हिरन की हड्डी केसरिया से नहीं मिली थी, चिरांद से मिली थी। तो याद रखना है, जबकि मालिक के सब का कुत्ते का कोल्डीवा से चावल का साक्ष्य मिला था, जबकि मालिक के साथ कुत्ते का बुर्जा होम से मिला था। तो ये याद रखना है। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। तो ये ध्यान देना है। 9वां सवाल आपके लिए स्क्रीन पर, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है तथ्य से रिलेट करके। इस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं, ऋग वैदिक काल से संबंधित सही तथ्य है। तो ऋग वैदिक काल से क्या तथ्य सही है? कहे यह मातृ सतात्मक समाज था, ये गलत है, ये समाज पितृ सतात्मक था। तो यह ध्यान रखना है, पितृ सतात्मक था। कहता पर्दा प्रथा सती प्रथा नहीं था, तो ध्यान रखेंगे पितृ सतात्मक तो था, लेकिन महिला जो थी काफी प्रभावित थी समाज में। यहाँ पर पर्दा प्रथा, सती प्रथा, ये सब का प्रचलन नहीं था। तो बी तो सही है, ये बी क्या है? सही है। कहता है पिता पुत्री, पुत्री और पितरी जो थी वो पिता की संपत्ति में पुत्र के समान अधिकार रखता था। तो ये भी सही है, पुत्री को काफी सम्मान दिया गया था और वो पुत्र के समान ही उनके संपत्ति में अधिकारी होता था। मतलब बी भी सही है, सी भी सही है। तो आंसर जो जा रहा है आपके लिए वो डी है, एक से अधिक सही है। तो याद रखेंगे इसको। 10वां सवाल आपके स्क्रीन पर, कहता हिमालय की लद्दाख श्रेणी, हिमालय की लद्दाख श्रेणी जो है वो किसका हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का, महान हिमालय का, मध्य हिमालय का या शिवालिक का? तो ध्यान रखेंगे ये ट्रांस हिमालय के पार्ट में है, जो सबसे उत्तर का हिमालय है। और इसी में लद्दाख श्रेणी, जोस्कर श्रेणी, ये सब है। मतलब लद्दाख जो राज्य है, यूनियन टेरिटरी के रूप में केंद्र शासित प्रदेश, वो ट्रांस हिमालय में पड़ता है। इसी लद्दाख में काराकोरम पर्वत श्रेणी भी है। तो ध्यान रखेंगे, जबकि महान हिमालय में माउंट एवरेस्ट है और मध्य हिमालय जो कम नीच ऊंचाई वाला क्षेत्र है वो महान हिमालय, और सबसे जो नया क्षेत्र है, नवीन जो श्रेणी है, वो शिवालिक हिमालय। तो ये आपका 10वां सवाल। 11वां सवाल आपके स्क्रीन पर जो है वो दिख रहा है कि प्राचीन काल में हिंदू धर्म में, प्राचीन काल में हिंदू धर्म में आई कुरीतियों के कारण ध्यान में रख करके आंदोलन चलाया गया था। और इन आंदोलन को नेतृत्व करता कौन थे? क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे, वैश्य थे या शूद्र थे? तो ध्यान रखेंगे 600 BC में जब हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में काफी बुराइयां आ गई, तो अलग अलग लोगों ने इसका विरोध शुरू किया। और विरोध के क्रम में 62 नए संप्रदाय का जन्म हुआ, जो बिल्कुल नास्तिक थे, भगवान में विश्वास नहीं करते थे। और जो 62 जो थे सभी के सभी क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। मतलब जो भी धार्मिक सुधार आंदोलन चलाया वो मेनली कौन थे? तो क्षत्रिय कुल के लोग को धार्मिक सुधार आंदोलन का एक प्रणेता के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट जो कहता है, जो हिस्ट्री का सवाल है, कहता है जैन धर्म के अनुयायी निर्ग्रंथ का संबंध किनसे है? तो ध्यान रखेंगे महावीर स्वामी, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ या अरिष्टनेमी। तो ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का आंसर महावीर स्वामी होगा, क्योंकि महावीर स्वामी को काफी ध्यान के बाद, प्रयास के बाद उनको ऋजुपालिका नदी के किनारे मोक्ष का और ज्ञान का प्राप्त हुआ। और ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हीं को निर्ग्रंथ, कैबल्य या इस तरह से ज्ञान की प्राप्ति के रूप में निर्ग्रंथ के रूप में संबोधित किया गया है। तो याद रखना है पारसनाथ और ऋषभदेव भी जैन धर्म के गुरुओं में शामिल हैं। यहां पर महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर हैं, जबकि अरिष्टनेमी को कृष्ण का भाई माना गया है। तो ध्यान रखना है ये इंपॉर्टेंट सवाल कि निर्ग्रंथ का संबंध किससे? तो कहेंगे महावीर स्वामी से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल कहता है कि संघात्मक विशेषता की प्रक्रिया जो है वो संविधान में जो लिया गया कहां से? दक्षिण अफ्रीका से, कनाडा से, आयरलैंड से, या सभी गलत है? तो याद रखेंगे संघात्मक जो विशेषता है वो कनाडा से लिया गया है। मतलब भारत राज्यों का संघ होगा और ये संघ का निर्माण जो किया जाएगा वो कनाडा में जो फेडरलिज्म है उसके आधार पर, जबकि दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है और आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व को संविधान में शामिल किया गया है। तो याद रखना इसको। अगला सवाल 14 नंबर आपके स्क्रीन पर कहता है भगवान बुद्ध को मध्यम मार्ग का अवधारणा किस घटना के बाद प्राप्त हुआ? मध्यम मार्ग मतलब न बहुत ज्यादा न बहुत कम, एक बीच का मार्ग अपनाना चाहिए जीवन में किसी काम के लिए।
और ये काम तब हुआ कि सांख्य दर्शन की ज्ञान प्राप्ति के बाद। तो सांख्य दर्शन अलार कलाम से लिया था वैशाली में। सारनाथ में उपदेश देने के बाद नहीं, सारनाथ में उपदेश पहली बार दिया था बुद्ध ने, जबकि जब राजगीर में सुजाता नाम की एक महिला ने उनको खीर खिलाया तो उस समय जो वो ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते थे उनको एक मार्ग मिला कि भूखे हमसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, तो बीच का रास्ता अपनाया जाए। और इस रूप में सुजाता के खीर खिलाने के बाद ही उनमें एक परिवर्तन आया और एक मध्यम मार्ग की तरफ वो अपनी अवधारणा को ले गए। कहता जीवन में पहली बार सन्यासी को देखने के बाद। तो नहीं, ध्यान रखेंगे कि ये जो घटना घटती है वो सुजाता के खीर खिलाने के बाद बुद्ध को मध्यम मार्ग का एक ज्ञान की प्राप्ति होती है। 15 नंबर सवाल, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें लिखा गया है प्रश्न में कि अवतारवाद का संबंध है। अवतारवाद का संबंध किस धर्म से? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, शैव धर्म से या वैष्णव धर्म से? तो अवतार का संबंध जो है वो विष्णु से है। विष्णु के 24 अवतार के बारे में वर्णन मिलता है, जिसमें 10 अवतार बहुत महत्वपूर्ण है। तो अवतार जो लेते हैं भगवान वो विष्णु ही बार बार अवतार लेते हैं, और इसलिए अवतारवाद का सिद्धांत जो मिलता है वो वैष्णव धर्म से मिलता है। तो ध्यान रखना है, ये शिव के उपासक यहां पर जैन धर्म, बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानते हैं, ये याद रखना है। 15 नंबर। 16 नंबर जो इंपॉर्टेंट है, कहता है कि प्राचीन जो मगध था, प्राचीन मगध जनपद महाजनपद में कौन सा वर्तमान क्षेत्र शामिल नहीं था? तो ध्यान रखना है, 16 महाजनपद अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से पता चलता है, और उसमें सबसे शक्तिशाली जनपद था मगध। और मगध में कौन सा क्षेत्र था? पटना, गया, शाहाबाद। तो ये तीनों क्षेत्र शामिल था, जबकि मुंगेर जो था वो अंग जनपद में था, तो ये एक अलग था। तो आंसर जो होगा वो मुंगेर होगा। मुंगेर मगध जनपद में या मगध महाजनपद में शामिल नहीं था। 17 नंबर सवाल आपके लिए ज्योग्राफी का बहुत महत्वपूर्ण। ध्यान दीजिए क्या कहता है। कहता है मिट्टी की अध्ययन कृषि कार्य के लिए किया जाता है, उसे कहते हैं। तो मिट्टी के अध्ययन को पेडियोलॉजी, इडेफोलॉजी, सॉइल साइंस या एग्रीकल्चर? तो याद रखेंगे कि यहां जो आंसर होगा वो इडेफोलॉजी होगा। क्या होगा? इडेफोलॉजी, क्योंकि यहां कृषि से जोड़कर पूछ रहा है, जबकि बिना कृषि का सिर्फ मिट्टी का अध्ययन पूछता तो पेडोलॉजी आंसर होता ये। जबकि जब एग्रीकल्चर के बेनिफिट के आधार पर कौन सी मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है, कौन सा उसमें खाद देना है, कौन सा फसल ज्यादा प्रोडक्शन देगा, ये अध्ययन करेंगे तो आएगा कौन? इडेफोलॉजी। तो याद रखेंगे एग्रीकल्चर तो कृषि का विज्ञान है। नेक्स्ट कह रहा है 18 नंबर, जो बहुत महत्वपूर्ण है ज्योग्राफी में। कहता क्या है? कहता है कि काली मिट्टी से संबंधित सही तथ्य है। तो काली मिट्टी जिसका 2 नाम रेगुड़ मिट्टी भी है। कौन मिट्टी? रेगुड़ मिट्टी। इसको काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। तो ये जो है भारत में दक्कन के क्षेत्र में मिलता है, दक्कन के पठार में, महाराष्ट्र गुजरात का पार्ट। तो याद रखेंगे। और ये काली मिट्टी में क्या है? ध्यान दीजिए, सही तत्व। कहता है विशाल चट्टान के टूटने से बनती है। तो ये सही है कि जब विशाल चट्टान में टूट फूट होता है तो काली मिट्टी बनता है। कहता है दक्कन के क्षेत्र में पाई जाती है। अभी हमने कहा दक्कन के क्षेत्र की मिट्टी, ये भी सही है। कहता है यह कपास की खेती के उपयोगी है, इसलिए इसको काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं, ये भी सही है। मतलब आंसर जो जा रहा है इस प्रश्न का वो डी, कि एक से अधिक सही है। तो चलिए 19 नंबर सवाल अब आपके स्क्रीन पर। क्या कहता है? ध्यान दीजिए। कहता है कथन 1 और कथन 2 के आधार पर आंसर कीजिए कि कौन सा कथन सही है और कौन गलत है। कथन 1 कहता है वनों को काटकर कृषि करना और खेतों को बदलना झूम की खेती है। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये। झूम की खेती इसी को कहते हैं कि वन को काटें, खेत बनाएं, उसमें कृषि करें, 1-2 फसल के बाद फिर नए वन को काट करके खेत को परिवर्तित कर लें। दैट इज कॉल्ड झूम की खेती, जिसको स्थानांतरीय कृषि भी कहते हैं। कौन कृषि? स्थानांतरीय कृषि, अंग्रेजी में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। तो याद रखेंगे ये। जबकि कहता है झूम की खेती को इंडोनेशिया में बेबर, मध्य प्रदेश में लदांग कहा जाता है। बिल्कुल उल्टा है, मध्य प्रदेश में बेबर और दीपा के नाम से जानते हैं, जबकि इंडोनेशिया में लदांग कहा जाता है। मतलब कथन 1 तो सही है झूम की खेती के बारे में, लेकिन दूसरा कथन गलत है। तो कथन 1 सही है और 2 गलत है। तो याद रखेंगे आंसर डी होगा। कथन 1 सही है और 2 गलत है। 20वां सवाल आज के सेशन का अंतिम सवाल। क्या कहता है? ध्यान दीजिए।
कहता है कि भारत में शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु किस मॉनसून के अंतर्गत आता है। तो मॉनसून कई हैं भारत में, दक्षिण पश्चिम मॉनसून, पश्चिमी विक्षोभ, उत्तर पूर्वी मॉनसून, लौटता हुआ मॉनसून, ग्रीष्म ऋतु में चक्रवातीय हवा वाला मॉनसून। तो कहता है शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु किसके प्रभाव में, लौटता हुआ मॉनसून में, उत्तर पूर्वी मॉनसून में, दक्षिण पश्चिम मॉनसून में, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे भारत में 4 ऋतु हैं, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, ये लौटता हुआ मॉनसून का प्रभाव में होता है। जबकि दक्षिण पश्चिम मॉनसून से भारत में वर्षा ऋतु और वर्षा ऋतु के साथ साथ शरद ऋतु का आगमन होता है इसके प्रभाव से। तो 2 मौसम दक्षिण पश्चिम में और 2 मौसम लौटता हुआ मानसून से। तो ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु की बात पूछा है, इसलिए आंसर जो जाएगा वो लौटता हुआ मानसून जाएगा। तो यही था आज का 20 महत्वपूर्ण सवाल। थोड़ा सा सवाल का लेवल आसान था आज, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग 20 का 20 बनाए होंगे और सब का सही होगा, और नहीं बनाए होंगे तो कॉन्सेप्ट को समझने का मौका मिला होगा। तो चलिए कल फिर मैं लेकर आऊंगा करंट अफेयर और मिसलेनियस इकोनॉमिक्स का 20 महत्वपूर्ण सवाल जो काफी महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सभी लोगों को अपने अपने ग्रुप में शेयर भी कीजिए, ताकि थोड़ा सा इस चैनल का वाइडनेस बढ़े, फील्ड बढ़े और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। तो चलिए, जहां रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने पढ़ाई में लगे रहिए, लक्ष्य के प्रति अपनी निगाहें टिकाए रखिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।